नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जीएस प्लैनेट पे। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटी के लेक्चर शुरू कर चुके हैं। उस सीरीज़ में हम लोगों ने 5 लेक्चर कवर कर लिया है। आगे भी लेक्चर अपलोड होते रहेंगे। किसी भी तैयारी में 3 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं और जब तक ये 3 चीज़ें कवर नहीं की जाती हैं तब तक आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होती है। 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन पर चर्चा करना हमें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ क्या होता है, किसी भी कंपटीशन में आपको कवरेज पर ध्यान देना होता है। यू हैव टू कवर ऑल द सिलेबस, वट एवर इज़ रिटन इन सिलेबस यू हैव टू कवर इट फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज। मतलब कि शुरू से लेकर अंत तक आपको पूरा कवरेज पर ध्यान देना होता है। लेकिन जैसा कि आप सबको पता होगा कि कंपटीशन में वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज हो या इवन यूपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, जो सिलेबस है, स्पेशली जीएस का जो सिलेबस है वो बहुत ही वास्ट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो कवरेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो अगर हम तो इसको हम दो और कंपोनेंट्स में कवर करते हैं। तो कवरेज का मतलब होता है जो भी आपके सिलेबस में है उसको पूरा कवर करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, अब कवरेज अगर आप करते जाते हो तो जो पिछला होता है, जो भी टॉपिक आपने पीछे कवर किए होते हैं वो सारे के सारे भूलते जाते हैं। एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, आप लोगों को प्रॉब्लम होते होंगे, टेंशन में आ जाते होंगे कि आपने जो पीछे पढ़ा है वो सारा का सारा आप लोगों ने या भूल गए, या कुछ ही चीज़ें आपने कैरी फॉरवर्ड की है, बाकी सारी चीज़ें भूल गई हैं। ये मेमोरी में इरेज हो जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो आप लोगों को ये ध्यान देना होगा कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई माई का लाल या लाली नहीं है जो भूलता ना हो। हर एक शख्स भूलता है, हर एक व्यक्ति भूलता है। एवरीवन गेट्स फॉरगेट, ठीक है, हर आदमी भूलता है। तो क्या करना चाहिए? जो भूलने की प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। तो इसी सिलसिले में मैं आपको ये लेक्चर शुरू होने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि भूलना तो है ही है, लेकिन भूलने को कम करना है। क्या करना है? भूलने को कम करना है। तो कवरेज हम करते चलेंगे। कवरेज के बाद दूसरा जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है रिवीजन। जो भी पढ़ते जा रहे हो उसको टाइमली आपको रिवीजन करना होता है। बहुत सारे लोग वीकली रिवाइज करते हैं, बहुत सारे लोग 2 वीकली रिवाइज करते हैं, बहुत सारे लोग मंथली रिवाइज करते हैं। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अब कवरेज हो गया, रिवीजन हो गया, तब भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि whenever you come across the question you are not able to solve them। कैसे? कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उन्हें हल नहीं कर पाते हैं, चाहे कितना भी कवरेज कर लो और रिवीजन कर लो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस नहीं की है। तो जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है प्रैक्टिस, यानी कि क्या? टेस्ट। तो जैसे कि YouTube पे हम लोग लेक्चर पढ़ रहे हैं तो इसमें हम टेस्ट तो ले पाएंगे, लेकिन फिर भी जो है जो प्रीवियस जो भी टॉपिक्स हुए रहेंगे उसके जो है क्वेश्चंस मैं अपलोड करता रहूँगा, जो कई सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो इनको आप तैयार कर लोगे तो काफ़ी कुछ हद तक ठीक हो जाएगा। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको लेक्चर देखना है, लेक्चर को रिवाइज करना है। आप दोबारा से चाहो तो रिवीजन, आप लेक्चर का नोट्स भी बना सकते हो। चाहो तो नोट्स मत बनाइए, एक बार देखिए ध्यान से, दूसरी बार फिर से ध्यान देखिए, तीसरी बार देखिए। दूसरी बार जब देखते हैं तो आप स्पीड को 1.25 कर सकते हैं, लेक्चर की स्पीड को। जब तीसरी बार देखें तो 1.5 कर सकते हैं, और जब चौथी बार देखें तो 2 पर भी चला सकते हैं। तो इससे क्या होता है, मल्टीपल वॉच से ज़्यादा बार बार देखने से आपको क्या होगा, ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं रिवीजन। ऐसे हो जाएगा। रिवीजन के बाद फिर टेस्ट। बीच बीच में जो मैं टॉपिक कवर करता रहूँगा, मोस्टली संडे को मैं उसका क्वेश्चन बना के अपलोड कर दूंगा। तो आज उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में जो भी हमने पीछे टॉपिक कवर किया है उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। तो इसमें हम स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चन को उठाएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन के नंबर्स पर मत जाइएगा, नंबर ऊपर नीचे रहेंगे, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में अपलोड किए गए हैं लेकिन टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इसे हिंदी में मैं एक्सप्लेन करूँगा। कि पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन सोर्सेस ऑफ नॉलेज अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? इनमें से जो ऑप्शन में सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो देख लेते हैं एक एक करके। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोगों को देखिए, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसके आंसर दे सकते हैं, और फिर जब मैं आंसर का
आंसर बोलूँगा तो आप टैली कर सकते हैं, इससे आपको जो है मिलाने में आसानी होगी। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन सोर्सेस ऑफ नॉलेज अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेन स्रोत कौन से हैं? इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन मतलब अभिलेख, दूसरा है क्वाइंस, क्वाइंस का मतलब सिक्के, तीसरा है पाम एंड बार्च लीफ मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो है पांडुलिपियाँ जो पत्तों पर लिखी जाती है, चौथा आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस यानी उत्खनन, क्या पुरातात्विक उत्खनन। तो जैसा कि आपको हम लोगों ने बताया था, सही आंसर क्या होगा? आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। देखो इंस्क्रिप्शन क्या मिले थे, बिल्कुल मिले थे इंस्क्रिप्शन, बट उसे आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। कॉइन्स मिले थे नहीं, किसी भी प्रकार के कॉइन्स नहीं मिल के, बल्कि सील्स मिले थे। क्या मिले थे? सील्स मिले थे, मुहर मिली थी, और मैन्युस्क्रिप्ट तो मिले ही नहीं थे। तो सही ऑप्शन, सही आंसर इसका क्या होगा? डी। तो पहले का आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1902, दूसरा 1921, तीसरा 1922 और 1930। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी 1921, क्योंकि 1921 में दयाराम साहनी जी के मार्गदर्शन में हड़प्पा की खुदाई हुई थी, और हड़प्पा इस सिविलाइजेशन का पाया जाने वाला पहला साइट था। उसके बाद दूसरा कौन सा था? मोहनजोदड़ो 1922 में मोहन राखालदास बनर्जी। तो दो क्वेश्चन हो गए, आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इसमें लिखा था इंडस वैली पीपल न्यू द यूज़ ऑफ, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जानते थे क्या, किसका उपयोग जानते थे, किसका उपयोग? तो पहला ऑप्शन है गोल्ड यानी कि सोना, सिल्वर चांदी, कॉपर तांबा, ब्रॉन्ज कांसा, बट नॉट आयरन। ठीक, लोहे की जानकारी नहीं थी। दूसरा ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है आपको ए में ही आंसर मिल जाएगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपको पूरे ऑप्शन देखने हैं। सही अप्रोच यही होती है, इसमें आप कम से कम गलतियाँ करते हैं जब आपको भले ही आपको पहला मतलब आंसर आपको ए में ही मिल गया हो, लेकिन फिर भी बी सी डी भी आपको पढ़ना है। कभी कभी नीचे मिल जाता है ऑल ऑफ दी एबव, और बी और सी दोनों सही होता है, तो हमें पूरा कवर करना होता है। ठीक है, तो ए हमने देख लिया, बी क्या है? कॉपर, आयरन, गोल्ड, बट नॉट मेज, ब्रॉन्ज। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लोहे का उपयोग नहीं हुआ था, लोहे का इस्तेमाल होता है कहाँ पर? वैदिक काल में। तो ये बी ऑप्शन गलत हो गया। सिल्वर, लेड, आयरन बट नॉट गोल्ड, यहाँ पर फिर से आयरन, तो जहाँ जहाँ आयरन है वहाँ गलत हो जाएगा। लास्ट में गोल्ड, टिन, ब्रॉन्ज बट नॉट कॉपर। आपको पता ही, वह चालकुलिथिक ऐसा ताम्रपाषाणिक युग था, तो ये भी गलत होगा। तो पहला आंसर सही क्या होगा? ए होगा। तो किसकी किसकी जानकारी उनको थी? सोने की थी, कोलार से सोना आता था, चांदी अफगानिस्तान से आता था, कॉपर खिचड़ी से आता था राजस्थान, ब्रॉन्ज टिन को मिलाकर उसे बना लिया जाता है। लोहे की खोज नहीं हुई थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन। द पीपल ऑफ नियोलिथिक एज, मतलब नवपाषाण काल, नवपाषाण काल ओनली नो अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, मतलब नवपाषाण काल निम्नलिखित में से किसके किन किन धातुओं की जानकारी थी? आयरन थी? बिल्कुल नहीं। सिल्वर थी? नहीं थी। ब्रॉन्ज यानी कि तांबा, ब्रॉन्ज यानी कांसा? बिल्कुल नहीं। कॉपर। तो अगर हम देखें तो नियोलिथिक एज के अंत में जाकर कॉपर की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो इसीलिए ये आंसर होगा क्या? कॉपर। थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, अपने आप आ जाता है। ब्रॉन्ज तो तभी बने, ब्रॉन्ज क्या है? एक एलॉय है, एलॉय मेटल है, एक मिश्र धातु है, तो ये तो कॉपर से ही बनता है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? कॉपर आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से। द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज, डिस्टिंग्विश फीचर का मतलब जो अपने आप में अलग हो। हड़प्पा सिविलाइजेशन की प्रमुख विशेषता कौन सी थी? इनमें से सबसे प्रमुख विशेषता, जो सबसे हट के विशेषता जिसे कह सकते हैं, पहला है टाउन प्लानिंग एंड ड्रेनेज। टाउन प्लानिंग का मतलब नगर नियोजन और जल निकासी व्यवस्था। दूसरा यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स, मतलब जो नाप तौल की परंपरा यूनिफॉर्म थी। रिलीजन एंड सोशल स्ट्रक्चर, धार्मिक और सामाजिक जीवन। रिच लिटरेचर, मतलब साहित्य, एक समृद्ध साहित्य। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होगा? ए, टाउन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम, जिसके हमने डिटेल में देखा था। तो उनका जो टाउन प्लानिंग था वो आज भी हमें इंस्पायर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड द डोमिनेंट नंबर यूज्ड फॉर वेट्स एंड मेजर वॉज, यानी नाप तौल में जो सबसे महत्वपूर्ण नंबर यूज किया जाता तो कौन सा था? हमने आपको लास्ट में बताया था, वो कौन सा था? 16, क्योंकि जो भी बाट यूज किए जाते थे 16 के मल्टीपल में, 16, 32, 30, 64 इस तरह से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 16, जो हमने लेक्चर में कवर किया था।
मोस्टली सारे जो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा वो उसमें सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। द टूल्स एंड वेपन्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर मोस्टली मेड, मतलब जो औजार थे, जो भी टूल्स एंड वेपन्स का मतलब होता है औजार, जो भी औजार हड़प्पन सिविलाइजेशन में बनाए गए थे वो किसके बने थे। पहला देखते हैं स्टोन एंड कॉपर, मतलब पत्थर और तांबा। दूसरा है कॉपर, ब्रॉन्ज एंड आयरन, आयरन तो था ही नहीं। अगला है कॉपर, टिन एंड ब्रॉन्ज, और फिर स्टोन ओनली। तो सही आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। कॉपर के भी बने थे, टिन के भी बने थे और ब्रॉन्ज के भी बने थे। ठीक है, हाँ ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है द डोमेस्टिक एनिमल्स ऑफ पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में निम्नलिखित में से कौन से ऐसे पालतू जानवर थे। डोमेस्टिक एनिमल किसको बोलते हैं, पालतू जानवर को। ठीक है, कौन कौन से पालतू जानवर थे हड़प्पन सिविलाइजेशन। पहला कैमल, ऑक्सेन, बफेलो एंड पिग। अगला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कैमल का कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए मोस्ट प्रॉब्ली गलत हो जाएगा। गोट, ऑक्सेन, पिग एंड बफेलो। बफेलो था भैंस, सुअर यस था उसके उसमें, ऑक्सन मतलब बैल भी था, गोट बकरी भी थी। देख लेते हैं, बफेलो, शीप, डॉग एंड पिग। ऑक्सन, एलिफेंट, हॉर्स एंड पिग। हॉर्स का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। ठीक है, तो हॉर्स नहीं होगा। तो सही आंसर इसका क्या होगा, बी। बी, क्योंकि जो पशुपति नाथ की मूर्ति थी उसमें बकरी थी, ऑक्सन थे, पिग थे और बफेलो थे। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलो, एक मिनट, हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स नॉट प्रेजेंट इन इंडिया। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित नहीं है। कौन सा भारत में स्थित नहीं, तो लोथल और रोपड़। लोथल जैसे गुजरात में है, और रोपड़ कहाँ पर है, पंजाब में है। बनवाली हरियाणा में है, रोपड़ अगेन इन पंजाब। मोहनजोदड़ो सिंध में है। हड़प्पा कहाँ पर है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। तो सही आंसर क्या होगा, सी। लोथल कहाँ पर है, अगेन गुजरात, और कालीबंगा राजस्थान। काला राजा याद करो। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज इज रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन से युग में आता है। ठीक है, चालकोलिथिक एज यानी ताम्रपाषाणिक युग, ताम्रपाषाणिक, नियोलिथिक यानी नवपाषाण, मेसोलिथिक मध्य पाषाण, पैलोलिथिक पूरा पाषाण। तो सही आंसर क्या होगा, ए, ताम्रपाषाणिक युग में आता है। अगला है क्वेश्चन है, द ग्रेट बाथ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन, मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था वो कौन सी जगह पर प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और रोपड़। याद करो, मैंने आपको एक कहानी के माध्यम सुनाया था कि विशाल जहाँ कहीं भी होगा, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, जो कुछ भी विशाल हो वो कहाँ होगा, वो कृष्ण से संबंधित होगा। कृष्ण यानी मोहन, यानी कि सही आंसर इसका क्या होगा, मोहनजोदड़ो। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द साइट वेयर द ग्रेट ग्रेनरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड, यानी कि विशाल स्नानागार पहले पिछले वाले क्वेश्चन में था, इसमें विशाल अन्नागार निम्नलिखित में से किस स्थान में पाया गया था। तो अगेन इन कहाँ पर होगा, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, द फेमस फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल, भाई नर्तकी, कांसे की नर्तकी कहाँ पे पाई गई थी, तो नहीं, डांसिंग गर्ल फाउंड इन द एक्सकवेशन ऑफ मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में जो नर्तकी मिली थी वो किसकी बनी हुई थी, रेड लाइमस्टोन मतलब लाल पत्थर, बी ब्रिक्स यानी ईंट, ब्रॉन्ज यानी कि तांबा, सॉरी कांसा, और ये टेराकोटा यानी कि पक्की हुई मिट्टी। तो सही आंसर क्या होगा, तांबे की मूर्ति। हमने आपको फिगर बताया था। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है नोमैड, एक मिनट, नोमैड मैन स्टार्टेड सेटलिंग इन। नोमैड का मतलब जो घुमंतू मानव था वो कब जाके उसने सेटल होना शुरू किया था। सेटल मतलब स्थायी रूप से कब वो निवास करता था। मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज, या इनमें से कोई नहीं। तो याद करो, पैलियोलिथिक एज में पूरी तरह से क्या था, वो आदिमानव था, बिल्कुल भी गुफाओं में आश्रय लेता था। तो पैलियोलिथिक एज तो होगा नहीं। मेसोलिथिक एज में क्या था, वो पशुपालन करने लगा था लेकिन अभी भी सेटल नहीं होता। जो नियोलिथिक एज था, जब कृषि की खोज हुई थी तो कृषि के खेत के किनारे वो उसने मकान बनाकर रहने लगा था। मैंने आपको फिगर भी दिखाया था। इसका सही आंसर क्या होगा, नवपाषाण काल में वो स्थायी रूप से निवास करने लगा था।
इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन कल्चर। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है। क्यों? पहला, हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकवेटेड इन द इंडस वैली, क्योंकि हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया था, इसलिए इसको हड़प्पा कल्चर के नाम से जाना जाता है। बी, द साइट ऑफ हड़प्पा इज 6 टाइम्स लार्जर दैन मोहनजोदड़ो साइट। बिल्कुल गलत, क्योंकि अगर आपको पता होना चाहिए पूरे जो है सभ्यता में सबसे बड़ा अगर शहर देखें तो कौन सा था? पहले तो यही माना जाता था कि मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा था, लेकिन अब जो है राखी गढ़ी की खोज के बाद जो सबसे बड़ा साइट जो मिला है वो कौन सी है? राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा में है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है धौलावीरा। तो ये बी वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। सी देखते हैं, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कंसीडर्ड द एलिमेंट्री इनिशियल स्टेज ऑफ वैदिक कल्चर एंड हड़प्पा इज बिलीव टू बी द सेम एज हड़प्पा मेंशन इन द वेदास। मतलब बात कर रहा है क्योंकि हड़प्पा वैदिक कल्चर की शुरुआत का भाग था, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि वैदिक कल्चर एक अलग ही कल्चर था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ सिविलाइजेशन हैव बीन एक्सकवेटेड फ्रॉम हड़प्पा। तो सही आंसर यही होगा कि जो भी हड़प्पा सभ्यता के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो हड़प्पा से प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसको हड़प्पा कल्चर भी कहा जाता है। कुछ लोग कंफ्यूज होकर ए भी लगा सकते हैं। देखिए, वो हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता था, इसलिए जो है, देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ सिविलाइजेशन नहीं है, वर्ल्ड क्या है? कल्चर। कल्चर कुछ अलग चीज़ होती है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर आंसर डी होगा। ओह सॉरी, अभी एक क्वेश्चन रह गया था उसमें। सिंपल सा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम क्या था? तो टाइम क्या था? फ्लरिशिंग मतलब किस समय उसका विकास हुआ था? 1500 से 500, ये बिल्कुल नहीं है। 2500 से 1750, यही सही आंसर है। मोस्ट प्रॉब्ली यही आंसर है, 2500 से 1750। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, झम से। कंसिडर द फॉलोइंग पर्सन, मतलब निम्नलिखित व्यक्तियों को आप पढ़िए। जॉन मार्शल, एस आर राव, आर डी बैनर्जी, दयाराम साहनी। हु एमंग दीज, इनमें से कौन वर एसोसिएटेड विद द फर्स्ट एक्सकवेशन कैरीड आउट हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो खुदाई का कार्यक्रम हुआ था, इनमें से कौन लोग शामिल थे उनमें से? तो देख लेते हैं। तो एस आर राव, जैसे कि उन्होंने लोथल की खोज की थी, तो जहाँ जहाँ दो है वो ऑप्शन गलत हो गया, तो ए एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेट हो गया, और ऑल ऑफ द अबव, इसमें भी दो है तो ये एलिमिनेट हो गया। यानी 1, 3 एंड 4, यानी जॉन मार्शल, ये ब्रिटिश सलाहकार थे, इनके मार्गदर्शन में भी हुआ था खुदाई। और राखाल दास बनर्जी हड़प्पा से मोहनजोदड़ो से संबंधित है, और दयाराम साहनी हड़प्पा से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट कंसर्निंग मोहनजोदड़ो? मोहनजोदड़ो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो पहला है, बिल्डिंग्स वर ऑफ वैरिंग साइजेस, मतलब जो भी बिल्डिंग्स हमें प्राप्त हुए थे वो अलग अलग साइज़ की प्राप्त हुई थी, पहला ऑप्शन। दूसरा, इट वाज अ वेल प्लान्ड सिटी, ठीक है, कि ये पूरी की तरह से एक नियोजित शहर था। देयर वाज नो ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ पर किसी प्रकार की जल निकासी का व्यवस्था नहीं थी। और बाथरूम्स वर इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मोस्ट हाउस। देखिए सही आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि यही तो मेन कैरेक्टर था कि एक अर्बन स्ट्रक्चर, उसका जो क्या कहते हैं कि प्लान स्ट्रक्चर ऑफ अर्बनाइजेशन और ड्रेनेज सिस्टम, यही तो उसकी खूबसूरती थी। तो सही आंसर क्या होगा? सी। द साइट ऑफ हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, मतलब किस नदी के किनारे हड़प्पा लोकेटेड है? तो याद करो, लोभी मौसी का हरा कंघा। तो यहाँ पर हरा क्या? हरा मतलब हा, अड़ा, पा और रा से रावी। तो सही आंसर क्या हो गया? ए, रावी। तो ट्रिक अगर याद होगा तो आप इसको आराम से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, द गॉड विथ 3 हेड्स एंड हॉर्न्स सराउंडेड बाय एनिमल्स रिप्रेजेंटेड ऑन अ सील फ्रॉम मोहनजोदड़ो इज सेड टू बी, मतलब जो मोहनजोदड़ो से जो मुहर प्राप्त हुई थी, जिसके चारों ओर जानवर घेरे हुए थे, जो है वो किसकी थी? तो विष्णु की थी, वरुण की थी, पशुपति की थी या इंद्र थी? तो जाहिर सी बात है, आसान है, पशुपति, क्योंकि वो ऐसा माना जाता है कि पशु चारों तरफ थे और स्वयं उसका आकार भी, उसकी जो आकृति थी, उसका जो डिज़ाइन था वो भी पशु की तरह था, एनिमल से मैच करता था, इसीलिए वो पशुपति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है, ठीक है, मैच कराते हैं कि ये हड़प्पन सेटलमेंट है, मतलब वो साइट्स हैं और वो
रिवर्स कौन सी रिवर के किनारे हैं? तो पहला मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो का मौसी याद करो, मौसी हरा मौसी लोभी मौसी, तो मौसी यानी कि मोहनजोदड़ो सी से सिंध हो जाएगा, तो वन किससे चला जाएगा? इंडस से, वन वन से ही है। रोपड़, रोपड़ रोपड़ याद करो, रोस में आ गई, तो रोपड़ सा सतलज, तो 2 का 3 होगा, ठीक है। और कालीबंगा कंघा, कंघा से यानी काली बंगा और घा से घग्गर, तो ये हो जाएगा कालीबंगा घग्गर, यानी 3 का 2। और हड़प्पा ये रावी है ही है, तो क्या होगा 1 2, यानी कि क्या होगा 1 2, तो ये बी वाला आंसर, 2 नहीं, कौन सा होगा सही आंसर? ये वाला होगा डी, कि 1 यानी कि 2 नहीं, 1 का 1 होगा ना, हाँ, तो ये ए होगा सही आंसर। 1 1 2 3 3 2 और 4 4, ठीक है, तो सही आंसर इसका ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एट विच हड़प्पन साइट हैव ट्रेसेस ऑफ हॉर्स बीन फाउंड? निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में घोड़े के कुछ अवशेष मिले हैं? देखिए इस सेंटेंस, इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा सा डाउट है। ऐसा माना जाता है कि घोड़े बहुतायत में नहीं प्राप्त हुए थे, लेकिन जो सुरकोटदा एक शहर है, सुरकोटदा कहाँ पर था? ये सिंध में था, सिंध प्रांत में था, ठीक है, याद करो, जो है सुरकोटदा कहाँ पर है? सॉरी, सुराही गुजरात में है। लोटा ढोल सुराही मिला गुजरात में, लोथल धौलावीरा सुरकोटता, सुरकोटता में घोड़े के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है इसमें कि कौन कौन से शहर से क्या क्या मिला था। तो लोथल से क्या मिला था, जैसे कि आपको पता होगा, या ये डॉकयार्ड, तो 1 का 2 हो गया, यानी 1 का 2 समझ में आ रहा है। जैसे कि ये देख लेते हैं, नहीं कुछ चाहिए, यहाँ नहीं है, यहाँ पर बनाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 1 का क्या हो गया? 2 हो गया। कालीबंगा, कालीबंगा से क्या मिला था? प्लब्ड फील्ड, तो ये हो गया 2 का 1। धौलावीरा से क्या मिला था? एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज, हड़प याद करो, धौलावीरा से क्या मिला था? इंस्क्रिप्शन मिला था, तो 3 का 4 हो गया। और बनवाली से क्या मिला था? टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लब, मतलब अब छोड़िए, जब 3 मिल ही गया तो ये बचा है क्या है आपका? 3, तो ये होगा 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 कौन सा है? 2 1 मिल नहीं रहा, 2 1 4 3 नहीं है, हाँ, तो ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, लेकिन डी पे इसको समझ लीजिए, 4 है और ये 3 है, तब ये सही हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है जिसके आंसर गलत होंगे तो सबको करेक्ट आंसर मिल जाएंगे, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था हड़प्पा सभ्यता और पाषाण काल पे जो हमने कवर किया था, उसका क्वेश्चन आंसर था। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, रिवीजन हुआ होगा। तो ऐसे ही जैसे जैसे टॉपिक्स 2 3 दिन होते जाएंगे, हम आपको क्वेश्चंस की सीरीज़ देते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। समय मिलेगा तो हम करंट अफेयर्स के भी लेक्चर्स लेंगे, अभी समय उतना ज़्यादा मिल नहीं पा रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे लॉकडाउन है फिर भी समय नहीं, बहुत ये प्रेजेंटेशन बनाने में टाइम लगता है, और हम चाहते हैं कि बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से आपको प्रेजेंटेशन मिले, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन निश्चित रूप से करंट अफेयर्स का भी क्लास लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।